हेलो बच्चों, तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हो। ई सरल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखो, तो आज हमें ना एक सिंगल शॉट में बहुत कम टाइम में ये जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं ना एल्काइल हैलाइड के, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं, कौन कौन सी जो हम आज कवर करने वाले हैं। आप अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स जो SN2 के थ्रू जाता है, उससे कैसे प्रिपरेशन होता है एल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। ये भी अल्कोहल के थ्रू ही होता है। थायोनिल क्लोराइड को डार्जन्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाई यील्ड वाली रिएक्शन है, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद विंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, फ्लोरीन जोड़ने का बहुत अच्छा एक तरीका होता है ये, सैंड मायर्स रिएक्शन हो गया, फिर बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन हो गया, और फाइनली बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो इतनी सारी रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक सिंगल शॉट में रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एकदम कान खोल के, आंखें खोल के, पूरे फोकस के साथ आज हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। SN1 पाथ के थ्रू रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं। क्यों, देखो बताता हूं। जब हम रिएजेंट लेते हैं ना HCl, तो ये HCl क्या देता है, H+। ये H+ क्या करेगा, इस पे अटैक, तो ये क्या बन जाएगा H2O+। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट 1 वाला लेक्चर, तो आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप है। यार ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, वो तड़प रहा है, वो मानेगा ही नहीं। मैं ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दूं कि कार्बन को, आपको क्या लगता है? आपको पता है कि कार्बन को देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये H2O बना के बाहर और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कौन सा पाथ हुआ, SN1 पाथ हुआ, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट भी होगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये क्या है, लुईस एसिड। अब आप पूछोगे सर लुईस एसिड क्यों? इस HCl को H+ और Cl- में तोड़ने के लिए। मेटल है, मेटल का प्यार ये जो अपने हेलोजन होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा होता है, तो ये Cl- को यहां से बाहर निकाल के अपने पास लेके आ जाएगा, जिससे हमारे पास H+ बच जाएगा। बच्चों को सवाल आता है सर ये H+ OH के पास से क्यों जा रहा है? इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। तो यार जहां पे कमी होगी और जहां पे एक्सेस होगा वहीं पे तो मेल मिलाप होगा, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। बार बार सेम चीज इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी फील डेवलप हो सके। कहीं भी रैंडमली नहीं हो रहा है, रटने का कुछ नहीं है, सब कुछ लॉजिक है, सब कुछ फील है। एक सेशन मैंने बहुत शायद कल परसों में ही दिखाया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस सेशन को तो जरूर देख लेना, उससे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। लुईस एसिड है तो यहां पे क्या होगा, प्लस बनेगा, फिर ये Cl- जाके इधर अटैक कर देगा, RCH2Cl का फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल हैलाइड हमको यहां पे मिल चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होगा या 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन मच फास्टर रेट पे होगा, मच बेटर तरीके से होगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री में SN1 पाथ के थ्रू रिएक्शन करवाने में बहुत दिक्कत आती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगा टर्शरी अल्कोहल मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, ठीक है। आई बात समझ में। और HX की अगर बात करें तो जितना ज्यादा H+ मिलेगा उतना अच्छा है, तो जो जितना अच्छा एसिड होगा उतना अच्छा है। तो HI मस्त एसिड होता है, फिर उसके बाद HBr थोड़ा सा कम और HCl उससे भी कम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर HX का क्या आ जाएगा, HI मोर देन HBr मोर देन HCl। इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर मान लो यहां पे मेरे को रिएक्शन करवाना है RCH2OH का, और आपको एक तरफ दे रखा है भाई HI, ठीक है, दूसरी तरफ दे रखा है HBr और तीसरी तरफ दे रखा है HCl, और आपसे पूछा जा रहा है कौन रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। ऐसे ही सवाल जेईई नीट में आते हैं, तो आप क्या बताओगे कि भैया जो HI के साथ रिएक्शन होगा वो फास्टेस्ट होगा। रटने की बात नहीं है, हमको ज्यादा H+ चाहिए है, H+ चाहिए है तो HI ज्यादा देता है। HI ज्यादा H+ क्यों देता है, इसके लिए आपको GOC रिवाइज करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। चाहते हो तो जाके रिवाइज कर सकते हो, और अगर पूरा लेक्चर देखना चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल करके वहां पे देख सकते हो। 700 घंटे से भी ऊपर के लेक्चर्स हैं जेईई के, ठीक है, और नीट के 450 घंटे से ज्यादा के लेक्चर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो जाओ ऐप इंस्टॉल करके देख लेना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे चलते हैं। अब ये जो होता है ना HCl और ZnCl2, ये एक स्पेशल रिएजेंट होता है जिसको हम लूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अल्कोहल के साथ हम HCl और ZnCl2 मिलाते हैं तो टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी मतलब दूध देखा है कभी,
एकदम सफेद सफेद होता है दूध, वैसे ही जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो टर्बिडिटी आ जाती है। वो सफेद सफेद जो पानी में दिखता है उसको टर्बिडिटी बोला जाता है। क्लियर? आगे चलिए। तो भाई क्या होता है इसमें, एक चीज ध्यान रखने की होती है, जैसे मैं अभी बताता हूं कि क्या ध्यान रखने का। आपसे पूछा जा रहा है, अब देखो हम साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते रहते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होता, आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एल्कोहल्स जो इमीडिएट टर्बिडिटी देंगे लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहां पे टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन ये होता है कि 1 डिग्री में टर्बिडिटी को टी से लिख रहा हूं मैं, नहीं आती। 2 डिग्री में टर्बिडिटी या आती भी है तो 30 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 2 डिग्री में 5 मिनट करीब में टर्बिडिटी आ जाती है। और 3 डिग्री में टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। कैसे आ जाती है? इमीडिएटली। तो अब देखते हैं, यहां पे जो कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री बनेगा तो यहां पे टर्बिडिटी आ जाएगी। यहां पे sp2 कार्बन पे, क्योंकि ये OH है, यहां पे प्लस आएगा, OH2 बन के ये बाहर चला जाएगा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा? बेंजीन की रिंग पे। sp2 कार्बन पे आप अगर प्लस दोगे तो बहुत 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 अनस्टेबल मामला है, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, तो टर्बिडिटी नहीं आएगी। यहां पे ब्रिज हेड पे sp2 बिल्कुल नहीं बन सकता। इसको भी देखना चाहते हो तो GOC देख लेना, तो यहां पे टर्बिडिटी नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे भी प्लस चार्ज sp2 कार्बन पे आएगा तो टर्बिडिटी नहीं आएगी। यहां पे बहुत सुंदर सा रेजोनेंस हो रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ, तो कार्बोकैटायन काफी स्टेबल है, तो टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज इधर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से ये भागेगा निकल के, तो ये रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन की रिंग के साथ, काफी स्टेबल है, तो टर्बिडिटी आ जाएगी। यहां पे प्लस चार्ज इधर आ रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो टर्बिडिटी आ जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5 है ना, नहीं कहां गया, 1 2 3 और ये 4, इस केस में और इस केस में टर्बिडिटी नहीं आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली अगर ये मान लो जेईई मेन एग्जाम में आता तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आता, और अगर नीट में आता तो आपको ऑप्शंस दे रखे होते कि 3 4 5 6, ठीक है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टूल। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड में तो आता ही है, पक्का है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब अगला क्वेश्चन है भाई, जब हम इस पे HCl ZnCl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? ये छोड़ के भागेगा, यहां पे प्लस आएगा। जैसे यहां पे प्लस आया तो क्योंकि कार्बोकैटायन है तो रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके अंदर भाग जाएगा प्लस, यहां पे आ गया प्लस, और जब इस पे आके Cl- जुड़ेगा तो यहां पे कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो इस क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो यहां पे कितने प्रोडक्ट्स बन गए? यहां पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने? ध्यान से देखो, 2 ही बने क्या यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट? बताओ, सोच के देखो। एक तो कायरल ये है, ये भी कायरल है क्या? ये भी कायरल है, तो टोटल हमारे पास जो है रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, और टोटल 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, ये भी कायरल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 2 की पावर 2, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं अब फॉस्फोरस हैलाइड्स के उससे। तो देखो, जब हमने लुकास रिएजेंट या एल्कोहल से बनाया तो पाथ SN1 था, तो पाथ SN1 होने के कारण और कार्बोकैटायन क्योंकि प्लेनर होता है, तो हमारे को प्लस और माइनस दोनों प्रोडक्ट मिले, रेसिमिक मिक्सचर बना। पर अब क्योंकि SN2 रिएक्शन हो रहा है फॉस्फोरस हैलाइड्स के केस में, तो यहां पे इन्वर्जन होगा। क्या होगा भैया? इन्वर्जन होगा। तो इसको देख लेते हैं, ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो फॉस्फोरस है ये ऑक्सीजन को खा जाएगा और एक Cl R को दे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार फॉस्फोरस की जो अफिनिटी होती है ना ऑक्सीजन के लिए, जो उसका प्यार होता है ना, वो जग जाहिर है, वो ऑक्सीजन के लिए कुछ भी कर सकता है। वो सलमान खान की पिक्चर थी ना वांटेड, कि जानवी मेरी है और मैं जानवी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, वैसे ही फॉस्फोरस ऑक्सीजन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये ROH से पंगा मोल ले लेगा और इससे ऑक्सीजन छीन के ले आएगा, POCl3 बना लेगा। एक ये जो हाइड्रोजन बेचारा अकेले तो घूमेगा नहीं, तो उसको एक Cl दान में दे देगा, ये बन गया। और ये R भी अकेला तो घूमेगा नहीं, इसको भी एक Cl दान में दे देगा, तो RCl बन गया। तो एल्काइल हैलाइड यहां भी फॉर्म हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मैकेनिज्म देखना है हमको, मैकेनिज्म देखना चाहिए। देखो, ये जो है अपना RCH2OH,
इसके पास है लोन पेयर। फास्फोरस यहां पे हेलोजन से घिरा हुआ है तो डेल्टा प्लस होगा, तो लोन पेयर फास्फोरस पर अटैक कर देंगे। एक जना न्यूक्लियोफाइल, एक जना इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन अपना हुआ। तो जैसे ही इसने इसको इधर डाला तो ये फास्फोरस परेशान हो गया, अरे यार मैंने इलेक्ट्रॉन मंगा तो लिए पर इतने सारे बॉन्ड बना के मैं करूंगा क्या। तो वो क्या बोलेगा हेलोजन से कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस हेलोजन को बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे इस हेलोजन को हम बाहर फेंकेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, X माइनस। X माइनस परेशान हो गया कि यार मैं तो न्यूट्रल था, मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। तो ये X माइनस क्या करेगा कि ये इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्काइल डाई हेलोफॉस्फाइड। ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, ठीक है। अब आपने इस हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया। अब देखते हैं अगला क्या होने वाला है। इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज डाला था आपने, यहां पे X माइनस पे नेगेटिव चार्ज था, तो वो बोलेगा छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, ऑक्सीजन से वो दुश्मनी तो निकालेगा। तो इसको जाके इधर से पीछे से अटैक कर देगा और ये ग्रुप इधर से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक हुआ तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2। SN2 का माने इन्वर्जन। तो आपको यहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां पे आपको मिलेगा। तो क्या बनेगा मेरा यहां पे बन जाएगा क्या चीज, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। सो आई विल गेट RCH2X एंड HOPX2। इसके बाद रिएक्शन हो जाती है और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमने देखे थे वो हमको मिल जाते हैं। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल करें, यहां पे मैं PBr3 का SN2 PBr3 या PBr5 दोनों में से किसी का भी रिएक्शन करवाऊंगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा, इस सेंटर पे रिएक्शन होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देखोगे। तो पहले OH नीचे था, अभी Br ऊपर है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे इन्वर्जन हो गया। तो जब हम PBr3 या PBr5 मतलब PX3 या PX5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है। ये चीज यहां पे सीखने की और ध्यान रखने वाली है। मैकेनिज्म समझ ही लिया तो अब आपको पैटर्न बनाने में आसानी होगी। चलिए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। अगला रिएक्शन है डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन में मस्त वाला मैकेनिज्म होता है जिसको हम SNI बोलते हैं। मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मोस्टली जो है इसके बहुत ही कम, एक दो क्वेश्चन आज तक देखने को मिले, तो सिर्फ वो एक चांस कि हमारा कुछ मिस नहीं हो जाए उसको कवर करने के लिए हम इसको देख रहे हैं। और SNI में जो होता है वो रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें रैसिमिक मिक्सचर नहीं बनता, अभी बताऊंगा रिटेंशन का मतलब क्या है। ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है SOCl2, तो यहां पे ये SOCl2 अपने Cl को जाने देगा और RCl प्लस SO2 प्लस HCl बन जाएगा। रिएक्शन की खास बात क्या है, ये गैसियस प्रोडक्ट है, रिएक्शन होते ही बाहर निकल जाएगा। HCl गैसियस प्रोडक्ट, रिएक्शन होते ही बाहर निकल जाएगा। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल पे दिमाग लगा के देखो, आपके प्रोडक्ट रिएक्शन से हमेशा बाहर निकलते जा रहे हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर ऐसा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, कि अगर आप प्रोडक्ट को हटाते जा रहे हो तो रिएक्शन आगे भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। तो खास बात होती है इस रिएक्शन की वेरी गुड यील्ड, काफी भयंकर अच्छी यील्ड होती है, ठीक है। और मैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बोल रहा था, तो देखो अगर मान लो अपना यहां पे OH था, तो जब हम इस पे SOCl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपका Cl लगेगा वो भी वेज की पोजीशन पे ही लगेगा। इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन क्या होता है, जो हमने पहले देखा था, मान लो यहां पे OH है और यहां पे मैं PBr3 लेता हूं, तो जो आपका OH होगा ना, अब वो डैश पे, मतलब OH हटके जो Cl लगेगा वो डैश पे लग जाएगा। चलो PBr3 लिया है तो यहां तो Br लगेगा, जो Br होगा वो डैश पे लगेगा। सो दिस इज रिटेंशन एंड दिस इज इन्वर्जन, ठीक है। पर अब अगर आप चाहते हो, मान लो कि मैं डार्जन्स रिएक्शन में भी इन्वर्जन कराऊं, भाई हमने ये चीज तो देख ली कि इस मेथड से क्या होता है कि कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होते जिनको हमको सेपरेट करना है, तो आपको एकदम प्योर प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि बाकी सब तो उड़ गए और इसकी यील्ड भी शानदार होती है ली चैटलियर के कारण। अब मान लो हम ये चाहते हैं कि डार्जन्स रिएक्शन में भी इन्वर्जन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहां पे पायरिडीन का यूज कर लेते हैं। पायरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है। कैसा दिखता है वही बेस, यहां पे N लगा होता है और यहां पे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अपना जो पायरिडीन है, पायरिडीन यूज करने पर इन्वर्जन हो जाता है। पायरिडीन अगर आपको दिख जाए, डार्जन्स रिएक्शन मतलब बिना पायरिडीन, ये डार्जन्स रिएक्शन विद पायरिडीन है,
तो अगर पायरिडीन होगा तो इन्वर्जन होगा, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। किसके होने पर? पायरिडीन के होने पर। और पायरिडीन अगर नहीं है तो SNI मैकेनिज्म होगा, जहां पे कि रिटेंशन होता है। SNI में क्या होता है? रिटेंशन। पायरिडीन के साथ क्या होता है? इन्वर्जन होता है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला है, मान लो मेरे पास RCl है और मैं चाहता हूं RBr बनाऊं, या मेरे पास RI है और मैं चाहता हूं RCl बनाऊं। तो एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग हैलाइड एक्सचेंज के लिए। पहले फिंकलस्टीन को देखते हैं। अगर मैं RCl और या फिर RBr ले रहा हूं और उस पर Ki का रिएक्शन करवा रहा हूं, Ki मतलब I माइनस, I माइनस मतलब I पे नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा? इधर से जाके इसको अटैक कर देगा बैक साइड अटैक के थ्रू। यहां पे ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या है? सॉल्वेंट ड्राई एसीटोन है, ठीक है। तो मेरा SN2 पाथ के थ्रू बैक साइड अटैक के थ्रू रिएक्शन हो जाता है और बन जाता है RI प्लस KCl और KBr। बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट आता है कि सर देखो RCl का बॉन्ड है ना RI के बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये रिएक्शन आगे जा क्यों रहा है? बच्चे ये लोग भूल जाते हैं भाई, ध्यान से सुन लेना आप, नहीं तो ये रिएक्शन के जो कंफ्यूजन है ना, फिर आप बोलते हो कि सर रटना पड़ता है, केमिस्ट्री में तो कोई भी चीज स्टेबल हो जाती है। सुनूंगा नहीं मैं, याद रख लेना, है ना। हो क्या रहा है कि पहले यहां पे Ki था, क्या था? Ki, उसकी जगह अब क्या बन गया? KCl। तो इधर जो लैटिस एनर्जी है ना, वो इस रिएक्शन को ओवरऑल बहुत ज्यादा स्टेबल बना देती है। तो एक अकेली चीज नहीं हो रही, साथ में ये भी बन रहा है जो इस रिएक्शन को ओवरऑल आगे लेके जाता है। तो फालतू के कंफ्यूजन की केमिस्ट्री रटने वाली है, अपने दिमाग में मत रखना, मैं आने ही नहीं दूंगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार ये मैं एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है ना यार, कि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, आप अप्रिशिएट करने लग जाओ। केमिस्ट्री कितनी खराब इमेज है, जो लोग फिजिक्स मैथ्स के दीवाने होते हैं, केमिस्ट्री का कोई दीवाना नहीं होता। मेरा काम है आपको केमिस्ट्री का दीवाना बनाना, ठीक है। तो बस कोशिश जारी है। चलिए, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम F लगाते हैं। Cl को हटा के F लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पर है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन भी साइंटिस्ट के नाम पर ही थी। तो हम HgF2 लेते हैं। HgF2 हमको क्या देता है? F माइनस देता है। F माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा और क्या बना लेगा? CH3F बना देगा और यहां पे HgCl2 बन जाएगा। तो अगर F लगाना है तो स्वार्ट्स, ठीक है, और ClBr को हटा के आयोडीन लगाना है तो फिंकलस्टीन। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब आप चाहते हो कि यार मैं बेंजीन के ऊपर, मतलब मैं हेलो एरीन बना लूं। क्या बना लूं मैं? हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर लूं, मतलब एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हम क्या करेंगे? N2Cl CuCl पे ये HCl ले लेंगे, जिससे हमारे पास यहां पे ये जुड़ जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम कब समझेंगे? जब हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, अमीन्स वाले कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो इसका मैकेनिज्म का मैं रिवीजन करवा दूंगा। यहां पे कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लेना कि जब हम CuCl लेते हैं HCl की प्रेजेंस में और साथ में ये अपना डायजो कंपाउंड होता है, ठीक है, तो हमें अराइल हैलाइड और क्या मिल जाता है? हेलो एरीन। दोनों में से कोई भी एक नाम है इसका। और N2 तो बहुत ही शानदार, अरे वाह, इतना गजब का लीविंग ग्रुप होता है कि वो तो देर लगाता ही नहीं है, फटाफट से यहां से निकल लेता है कि चलो अपना टाइम आएगा। तो इसका टाइम तो आ गया, आपका टाइम अभी जो ये जेईई मेन वगैरह पोस्टपोन हुए हैं, तो आपका टाइम भी अब काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप चाहो तो बच्चे इसको छुट्टी मान के टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे इसको सेकंड चांस मान के बाउंस बैक भी कर सकते हैं, बाउंस बैक भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप बाउंस बैक करना चाहते हो कि समझ रहे हो ना, बाकी तो ठीक है। चलिए, तो ये कौन सी रिएक्शन है? सैंड मेयर रिएक्शन इसको बोला जाता है। सिमिलरली आप यहां पे CuBr अगर यूज करोगे HBr के प्रेजेंस में, तो यहां पे आपका क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा और N2 निकल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? सैंड मेयर्स रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे अपन Ki यूज करेंगे, तो Ki जब हम यूज करते हैं तो यहां पे I लग जाएगा प्लस N2 प्लस यहां पे बन जाएगा अपना KCl, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आपको हेलो एल्केन्स बनाने हैं। तो जब हम HbF4 यूज करते हैं तो पहले N2BF4 माइनस और N2 मतलब N2 प्लस और BF4 माइनस बनता है,
ठीक है। फिर यहां से एक F- निकलता है, इस पे अटैक करता है और इसको निकाल देता है, पर यह रिएक्शन सिर्फ हीट करने पर होता है, क्योंकि यहां पे जो फ्लोरीन है ना वो बहुत अच्छे से बॉन्डेड है, तो यहां पे आपको जो है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इस फ्लोरीन को इधर से इधर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। फ्लोरीन के साथ प्रॉब्लम क्या है? फ्लोरीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि यार उसका साइज छोटा है ना, साइज छोटा है और 3-3 लोन पेयर लेके घूम रहा है। अगर आप फ्लोरीन की दुनिया को ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन की दुनिया में 3 लोन पेयर है और साइज बहुत छोटा है। तो जब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करने जाता है, मान लो वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी तो होती नहीं है, कार्बन भी छोटा एटम, फ्लोरीन भी छोटा एटम, तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए फ्लोरीन के कोवेलेंट कंपाउंड बनाना काफी मुश्किल होता है। एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन ये कि भाई ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयरिंग वेयरिंग में बिलीव ही नहीं करता है, इसको तो चाहिए पूरे इलेक्ट्रॉन मेरे को, तो मैं आपके साथ आयनिक कंपाउंड बनाऊंगा, हम दोनों खुश रहेंगे, पर कार्बन ऐसा होने नहीं देगा। कार्बन की भी अपनी एक महिमा है, तो कार्बन बोलता है नहीं भाई बनाऊंगा तो कोवेलेंट ही, तो इस चक्कर में हमको हीट देनी पड़ती है ताकि दोनों राजी खुशी रिएक्शन कर लें, ठीक है। चलिए, बोरोडीन अनस्टीकर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम यहां पे RCOOAg ले रहे हैं, ठीक है। ये हम कैसे बनाते हैं? RCOH के साथ आप फिर उसको सॉल्ट बना दो, एसिड का तो RCOAg मिल जाएगा। जब हम इसका Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं CCl4 सॉल्वेंट के अंदर, CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमको RBr मिल जाता है। क्या मिल जाता है? RBr मिल जाता है। बहुत ही प्यारा सा इसका एक मैकेनिज्म है, उसको देखते हैं। देखो O के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज, ये Br2 यहां पे दिख रहा है। आपको पता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होगा और इसके पास पार्शियल नेगेटिव होगा, उसी मौके को देखते हुए इस पे अटैक कर देगा। तो समझते हैं इनकी अंदरूनी कहानी, हम दो आप और मैं। इसने इस पे अटैक किया तो ये इसको छोड़ के भाग जाएगा CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? RCOOBr। प्रॉब्लम क्या हो गई? फिर से ये 2 लोन पेयर लेके बैठा है, ये 3 लोन पेयर लेके बैठा है, भारी रिपल्शन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और यहां पे बन जाता है एक फ्री रेडिकल और Br पे भी बन जाता है एक फ्री रेडिकल, जैसा कि अभी आप यहां पे देखोगे। यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O और Br के बीच में O डॉट बन जाएगा। अब आपने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दे दी है। जो आदमी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपने सोच के देखो, उसका दर्द महसूस करो, उसकी छटपटाहट महसूस करो, अपने दिल के अंदर उसकी छटपटाहट को उतारो। जब तक आप देखो ऑक्सीजन की दुनिया में नहीं जाओगे, ब्रोमीन की दुनिया में नहीं जाओगे, कार्बन की दुनिया में नहीं जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। आपको दर्द महसूस करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को हो रहा है। तो ऑक्सीजन इस कार्बन से बोलेगा, देख भाई अपन से तो नहीं हो पा रहा है, तू एक काम कर, मेरा जो फ्री रेडिकल है ना वो इस R पे शिफ्ट कर दे। कार्बन फ्री रेडिकल बने कि ऑक्सीजन? क्या पसंद होगा? कार्बन, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ऑक्सीजन से मच बेटर तरीके से झेल सकता है। तो यहां पे R पे आ जाएगा डॉट और ये पूरा कंपाउंड जो है CO2 बन के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो R डॉट बना, ये Br डॉट भी तड़प रहा है क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहां पे एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RBr, ठीक है। समझ में आई बात? पक्का? तो हमको 2 बात यहां पे सीखने को मिली कि इस रिएक्शन में रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। तो अगर मैं रिएक्शन की रेट पूछूंगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ठीक है, इंटरमीडिएट, है ना। रेट प्रोपोर्शनल, क्योंकि RDS में क्या बन रहा है मेरा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है। और दूसरी चीज जो हमको समझ में आई कि एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है। देखो आपके पास RCOOAg था, आपने क्या किया? ये पूरे को खा गए आप, तो आपने एक कार्बन कम कर दिया। तो जब हम एक कार्बन को कम करते हैं कंपाउंड में से, तो उसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? डिग्रेडेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, तो जब मैं CH3COOAg इस पे Br2 CCl4 का रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा CH3Br, ठीक है। बहुत जल्दी हटा दिया, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको समझ में आ ही गया है। चलिए आगे चलते हैं। जब मैं ये इस पे करूंगा, अब एक समझने की बात है, देखो ये हटेगा, इधर डॉट आएगा, इधर डॉट आएगा, तो डॉट आने के बाद ये प्लेनर स्पीशीज बन जाएगा,
ठीक है। जैसे ये प्लेनर स्पीशीज बना तो जो Br डॉट आके अटैक करेगा वो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। इसका मतलब प्लस भी बन सकता है और माइनस भी बन सकता है। तो जब भी प्लेनर स्पीशीज के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम समझ रहे हैं, रट नहीं रहे। मैंने आपको डायरेक्टली शुरुआत में बताया था क्या कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? नहीं, पहले मैकेनिज्म बताया, अब बता रहा हूं क्योंकि आपको चीज समझ में आएगी। तो यहां पे क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो एक कंपाउंड ऐसा भी बनेगा और दूसरा ऐसा भी बनेगा। तो R भी बनेगा, S भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पे रेसिमाइजेशन हो जाता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब मान लो अगर हम ये ले रहे हैं तो डॉट यहां पे बनेगा। डॉट जो है वो रेजोनेंस में भी जाएगा और अगर रेजोनेंस में भी जाएगा तो यहां पे भी Br लग सकता है और रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा, यहां पे डॉट आ जाएगा जो कार्बन 14 है। दिख रहा है आपको कार्बन 14? तो Br यहां पे भी लग सकता है। तो फिर से आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड तो दो लिख के आना। एक ये वाला जहां पे इधर Br है कार्बन 12 पर, और एक ये वाला जहां पे कार्बन 14 पर Br लगा हुआ है। तो इसका ध्यान रखना, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो दो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब एक छोटा सा इसका वेरिएशन होता है जिसको हम ब्रिनबॉर्म-सिमोनिनी रिएक्शन के नाम से जानते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन में Br2 की जगह I2 को यूज कर लेते हैं तो एस्टर बन जाता है और इसको हम ब्रिनबॉर्म-सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। मतलब होता है ये CH3COOAg AgOH। अब आपने Br2CCl4 की जगह I2CCl4 ले लिया तो आपका एस्टर बन जाएगा। क्या फॉर्म हो गया हमारा? एस्टर फॉर्म हो गया और इसको हम ब्रिनबॉर्म-सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब मैंने फुल लेक्चर पढ़ाए थे ऐप में तो भी मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया था। ये रिएक्शन मेरे हिसाब से तो आज तक कभी आया नहीं है, मुझे दिखा नहीं है, पर जस्ट सेफ साइड चलने के लिए हम इसको भी कवर कर रहे हैं कि अगर कभी गलती से आ गया तो हमको पता होना चाहिए है। ठीक है, चलिए। अब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन दो तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इससे सवाल आते ही है डायरेक्टली, दूसरा कोई भी एक फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमको मान लो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स पे जाना है तो हमको एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करना पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि एल्कीन और एल्काइंस जो है वो एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बहुत सारे जो हमारे कंपाउंड्स है, चाहे एल्कोहल्स हो कुछ भी हो, उनका स्टार्टिंग कंपाउंड कोई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, कि सैचुरेटेड होता है? बताओ यार, अनसैचुरेटेड होता है उस पर हम अटैक करवाते हैं, वो सब अलग कोई दूसरी लेक्चर्स में देखेंगे। पर यह बात जरूरी है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो बहुत सारी रिएक्शंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसके अंदर चार आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। क्या? E2। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन विद मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 2। जैसे SN2 होता है वैसे ही E2। E1, ठीक है, यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी 1 रहेगी, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1CB जहां पे एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस होता है। इसको समझेंगे अच्छे से, इसके एग्जांपल करेंगे। और देखो, हम रिवीजन सीरीज में साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते जाते हैं। थ्योरी अलग पढ़ाने का और क्वेश्चन अलग पढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। जब मैं थ्योरी समझ रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, उसके साथ साथ क्वेश्चन करूंगा ना। पहले थ्योरी पढ़ूंगा फिर सवाल करूंगा, तो ये तो वही वाली बात हो गई, सीमेंट लगा दूंगा पहले बिल्डिंग पे, फिर एक महीने बाद सुध लूंगा कि अबे यार पानी तो डाला ही नहीं, तब तक आपका सारा सीमेंट का कचरा हो चुका होता है। तो थ्योरी पढ़ो, सवाल करो। इसीलिए बोलता हूं ईसरल ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसमें बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और एक और इसका एलिमिनेशन का मैकेनिज्म होता है EI, एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, इंटरनल एलिमिनेशन हो जाता है, नाम में ही सब कुछ छुपा है। तो एक एक करके चलो देखते हैं क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे होता है। शुरुआत करेंगे E2 से। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो हमने हाइड्रोकार्बन के रिवीजन के टाइम पर भी देखा था, वो हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होता है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से एक एल्कीन बनाने के लिए। तो चलो इसको देखते हैं। इसका एग्जांपल मैंने मान लो CH3CH2Cl लिया है। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है KOH प्लस इसमें हम इथेनॉल ले लेते हैं तो CH3CH2OH। तो होता क्या है कि ये OH माइनस जाके इस H प्लस को खा जाता है। तो एल्कोहलिक KOH का इफेक्टिवली मतलब होता है CH3CH2O माइनस, या फिर शॉर्ट में अगर लिखूं तो ETO माइनस। ETO माइनस होने से क्या हुआ? ETO माइनस होने से अब ये जो अपना ग्रुप है, ये वाला जो अपना ग्रुप है, ये बल्की हो गया है। क्या हो गया है? ये बल्की हो गया है। ठीक है, बल्की होने से, जब हमको पता है कि बल्की होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। क्या बढ़ जाती है? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बेसिक स्ट्रेंथ।
बल्कि ग्रुप होने से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यहां पे सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर तो पहले यह करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सर सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय एलिमिनेशन क्यों हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन क्यों हो जाता है, यह हमको अभी पहले सीखना है। रट तो आप लोग ही सही कि सर ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है। क्यों भाई, दिमाग नहीं चलता क्या आपका? रटना जरूरी है क्या? ये तो गलत बात है ना यार, रटना क्यों है, समझेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, इसको एक बार के लिए हटाते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई सा भी एक ये सबस्ट्रेट है, हम ये ले रहे हैं, मान लो CH3 CH2, हमने यहां पे Cl लिया, ठीक है। टेम्परेचर कम है, ध्यान रखना टेम्परेचर कम है। यहां पे हम दो बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। जब अपना ये OH माइनस आके अटैक कर रहा है, जब अपना OH माइनस आके अटैक कर रहा है तो दो बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। कौन कौन से, जिसको मैं येलो से गोला लगा रहा हूं, एक तो CH2Cl वाला, और एक यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक CH बॉन्ड भी है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बॉन्ड ये वाला भी ब्रेक हो सकता है। OH माइनस आके या तो यहां पे बैक साइड अटैक करके Cl को बाहर निकाल दे, या OH माइनस बेस की तरह से काम करके H को खा जाए, ठीक है। CCl बॉन्ड और CH बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक CCl बॉन्ड है और मेरे पास एक CH बॉन्ड है, तो विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लग सकता है अभी कि सर रीजन जानने का क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है तो याद कर लेंगे, इसीलिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह जाती है। इसीलिए इतने सारे बच्चे वोटिंग में बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविजन चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया फंडामेंटल से समझना पड़ेगा, ठीक है। और डिटेल में जानना है कि ऑर्गेनिक कैसे पढ़ी जाती है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो CH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि H और Cl का जब हम साइज कंपेयर करते हैं तो H का साइज कम होता है। यहां पे जो है 2p1s बॉन्डिंग हो रही है, यहां पे जो है 2p3p बॉन्डिंग हो रही है। और केमिकल बॉन्डिंग के हमको बेसिक्स बताते हैं कि 2p1s बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो हायर है। बॉन्ड एनर्जी हायर है तो आपको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो ये OH माइनस आ रहा है उसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पर आपने टेम्परेचर को क्या कर रखा है, कम। तो कौन सा बॉन्ड पे अटैक होगा? CCl बॉन्ड पे अटैक होगा। कौन से बॉन्ड पे अटैक होगा? CCl बॉन्ड पर अटैक होगा, ना कि CH बॉन्ड पर, क्योंकि उतनी एनर्जी ही नहीं है कि हम CH बॉन्ड को तोड़ सकें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब आपके मन में यह आना चाहिए कि चलो सर ये सब हटा दो आप, ठीक है, आपकी बात मान रहा हूं मैं, आपके कहने पर ही हटा रहा हूं, नहीं तो नहीं हटाता। कि देखो आप बोल रहे हो कि ज्यादा टेम्परेचर पे CH बॉन्ड को खा लिया जाता है। क्या होता है? ज्यादा टेम्परेचर पे CH बॉन्ड को खा लिया जाता है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बात है। तो फिर एक बात बताओ कि ज्यादा टेम्परेचर पर OH माइनस इस CH2 पे अटैक करके Cl को बाहर क्यों नहीं निकालता? बिल्कुल निकालता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि बिल्कुल निकालता है। वो जो है वो CH3 CH2 OH भी बना सकता है, इसको निकाल के यहां से धक्का मार के वो ये बना सकता है, पर टेम्परेचर ज्यादा है। यहां से जो H है, एक OH माइनस आके उसको भी खा जाएगा, ये इसको धक्का मार के यहां से फिर से बाहर निकाल देगा, बनेगा तो आपका यही। और इस प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए कि ये Cl पे अटैक हो जाए, हम ETO माइनस लेते हैं। हम क्या लेते हैं? ETO माइनस। ETO माइनस लेने से यहां पे देखो एक CH3 कंपाउंड है। अब ETO माइनस जब भी आएगा इस कार्बन पे अटैक करके Cl को निकालने के लिए उसको स्टेरिक रिपल्शन लगेंगे। क्या लगेंगे? स्टेरिक रिपल्शन लगेंगे। तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि भैया एलिमिनेशन ही हो, हम बल्कि बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बल्कि बेस ले लेते हैं, ETO माइनस के जैसा। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? ETO माइनस, ठीक है। तो ये और ज्यादा एलिमिनेशन को फेवर करता है। बात समझ में आई? देखो कुछ रटेंगे नहीं हम, रटने से आपको फिर एक महीने बाद ये रिवीजन लेक्चर देखना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। तो हम हमारी पुरानी गणित को वापस लेके आते हैं। हमने ये रिएक्शन कराया था, तो यहां पे क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब लेक्चर को हम जल्दी जल्दी चलाएंगे क्योंकि हमको बेसिक्स समझ में आ गए हैं। तो एक शॉट में आपको पूरे एलिमिनेशन रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगे। बेस आया, इस H को खा के निकल गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसने नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इस पे आ रहा है इसको पसंद नहीं आ रहा है। देखो यहां पे ये H को खाता जा रहा है तो ये बॉन्ड बनता जा रहा है, इसका इसके साथ बॉन्ड टूटता जा रहा है।
जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, ये इस हेलोजन से यहां से बातें शुरू कर देगा। अबे हेलोजन, हाँ भैया कार्बन, सुनना, हाँ सुनाओ यार, मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तू लेगा क्या? हेलोजन बोलेगा दे 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 दे। क्यों? क्योंकि हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपने बात सुनी, जो ये आपस में एक दूसरे से बोल रहे, कान लगा के सुनोगे ना तो सारी बातें सुनाई देगी, बता रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों में बातचीत हुई, इसने बोला भाई तू मेरे को नेगेटिव चार्ज दे दे, तू अपना ये बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड मैं ब्रेक करता हूं और मैं नेगेटिव चार्ज लेके यहां से निकल जाऊंगा। तो ये नेगेटिव चार्ज लेके यहां से निकल गया और इधर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये कैसा होता है? ये एंटी एलिमिनेशन होता है। आपका H एंटी में होना पड़ेगा, अपोजिट साइड में होना पड़ेगा, तभी एलिमिनेशन होगा, वरना एलिमिनेशन नहीं होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। सिंगल स्टेप बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। यहां पे जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है बेस के कॉन्सेंट्रेशन के भी और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के भी। किस किस के प्रोपोर्शनल है? बेस के कॉन्सेंट्रेशन के भी और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये यहां पे लिखा हुआ है Rx अपना सबस्ट्रेट है, B माइनस अपना बेस है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। रिएक्टिविटी ऑर्डर सारे अल्काइल ग्रुप के लिए अगर हम देखेंगे तो टर्शरी का ज्यादा आएगा, सेकेंडरी का ज्यादा आएगा, फिर प्राइमरी का ज्यादा आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में टर्शरी का जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे मैं बल्कीनेस बढ़ाता जा रहा हूं, अगर मेरा सबस्ट्रेट बल्की है, यहां भी सी लगा है, यहां भी सी लगा है, यहां भी सी लगा है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल कितना भी अच्छा हो वो अंदर आके अटैक कर ही नहीं पाएगा इस एक्स को यहां से भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, भीड़ भड़क्का बहुत है, स्टेरिक रिपल्शन बहुत है, तो मैं जाके धक्का मार ही नहीं पाऊंगा, तो ग्रुप बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो जो बल्की सबस्ट्रेट होते हैं वो फेवर करते हैं एलिमिनेशन को, ठीक है। मान लो जैसे ये रिएक्शन हुआ, क्लोरोसाइक्लोऑक्टेन पे हम ये वाला बेस लेते हैं, बहुत शानदार बेस है, बेस जितना बल्की होता जाएगा वो उतना अच्छा होता जाएगा, वेरी गुड बेस, काफी शानदार बेस है। तो वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को खाएगा, फिर इधर से ये अटैक करेगा तो Cl बाहर हो जाएगा। अपने को ट्रांजिशन स्टेट पता है, तो सर एक प्रोडक्ट बनेगा। मैं बोलूंगा नहीं, दो प्रोडक्ट बनेंगे। सर यहां पे कौन सा ऑप्टिकल हो रहा है? ऑप्टिकल तो नहीं हो रहा, GI तो हो रहा है। ये तो अपना 8 मेंबर्ड रिंग है, ये तो GI कर सकता है। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में ही गलती करके आओगे, चाहे GE का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन से बचना है। 8 मेंबर्ड रिंग दिखे, उस पर डबल बॉन्ड दिखे, तो ये अपने दिमाग में घुसा लेना कि ये GI शो कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे GI शो हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। चलिए, हॉफमान प्रोडक्ट कब बनता है? जब बल्की बेस जब हम लेते हैं तो वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा लेते हैं, जो सेटजेफ रूल को फॉलो नहीं करता। सेटजेफ रूल, सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है? मोर स्टेबल एल्कीन इज, कौन सी एल्कीन? इज सेटजेफ एल्कीन। कई बार क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनने की जगह जो लीस्ट हिंडर्ड एल्कीन होती है वो बन जाती है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है डिटेल में तो हाइड्रोकार्बन के रिवीजन लेक्चर दे सकते हो, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब लोग देख के आए हो, ठीक है। यहां पे मैंने देखो बहुत बल्की बेस लिया है, ये सुपर बल्की बेस है, सुपर बल्की बेस है। अब देखो ये जो Br है इसकी अल्फा पोजीशन ये है, बीटा 1 पोजीशन ये है, बीटा 2 पोजीशन ये है। दो ऑप्शन है इस बेस के पास, या तो इस H को खा लिया जाए जो ब्लू से मार्क्ड है, या फिर इस H को, एक्चुअली ये वाला H नहीं खाया जाएगा, जो H ऊपर होगा इसको मान लेते हैं कि ये यहां पे इस कार्बन का, ये जो बीटा 2 कार्बन का H है उसको खा लिया जाए, या बीटा 1 कार्बन का जो H है उसको खा लिया जाए, मतलब इस H को, ठीक है। तो अब कौन सा H खाया जाएगा? देखो ये क्या है? बड़ा भारी है, इसके छत्र छाया बहुत है, लंबे लंबे हाथ है, लंबे लंबे पैर है, मोटा आदमी है, तो कहीं नहीं घुस पाएगा। अगर कहीं नहीं घुस पाएगा तो जो H खाना आसान होगा, आपने देखो टेम्परेचर बढ़ा रखा है, यहां पे हीट दे रखी है, तो एनर्जी की तो कोई कमी है ही नहीं रिएक्शन को करवाने के लिए, तो जिस H को खाना आसान है, संदीप माहेश्वरी की तरह बोलते ना, आसान है, आसान है, उसको खा लिया जाएगा। तो कौन से H को खाया जाएगा? इस कार्बन के। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो जब हम बीटा 1 के H को खाएं तो ये तो बनेगा माइनर, दिस विल बी माइनर। ये पर कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज सेटजेफ, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। सर ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी कैसे आती है? जीओसी रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा, रटना मत, ठीक है। या आपको पूरे डिटेल में समझना हो तो ऐप पर जाकर लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप इंस्टॉल करने के लिए ऊपर कार्ड है, वहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो
ये अपना सेटजेफ है, ये अपना हॉफमान है, हॉफमान मान, ठीक है। यहां पे ये एल्कीन कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 और 2 5 अल्फा एच है, यहां पे 9 अल्फा एच है, ठीक है। तो दिस इज 9 अल्फा एच। पर मेजर कौन बनेगा? क्योंकि बेस बल्कि है तो हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बनेगा। सो दिस इज 28% और ये बनता है 72%। तो मेजर क्या बना? हॉफमान मेजर बना। चलिए बहुत ही बढ़िया। E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी आपको समझा चुका भी हूं कि एंटी एलिमिनेशन होता है और लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जिसको खाया जा रहा है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। ये है जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको कन्वर्ट मारना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहां से ऐसे मत बोल देना कि Br के एंटी H नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकता। ये फिशर है, ये 2D प्रोजेक्शन है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो पहले इसका हम न्यूमान बनाएंगे, फिर इसको 60 डिग्री से रोटेट मारेंगे, फिर Br और H एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और ये इधर से निकल जाएंगे। बेस माइनस ने इसको खाया, Br यहां से बाहर, तो हमारी पिक्चर कैसी बनेगी? ऐसा। फिर हम इसको एक बार फिर से घुमा लेंगे तो क्या होगा कि जब हम इसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये PH और CH3 एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, H और PH एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में भी जो टफर क्वेश्चन आते हैं वैसा क्वेश्चन है, तो ये अपने रिवीजन में डाल लेना। ऐसी सिचुएशन आए तो फिशर से नहीं देख सकते, पहले उसको न्यूमान में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री घुमाओ जब तक H और उसका जो लीविंग ग्रुप है वो आमने सामने नहीं आ जाते, ठीक है, मतलब अपोजिट में, ठीक है ना। फिर इसको अपन यहां से H और Br निकालो, इस तरह का बनेगा। फिर से 60 डिग्री घुमा के जो भी सामने आ रहा है उसको सामने लेके आओ, ठीक है, पक्का। चलिए इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पे तो बीटा, चलो अभी अपने यहां पे आ जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो भैया कौन सा H निकलेगा? यहां पे डबल बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि Br और H सेम साइड है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा और वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? जो अल्फा और बीटा 1 के बीच में जो रिएक्शन होगी, बीटा 1 का हाइड्रोजन खाया जाएगा तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बीटा 2 से H खा के चला गया बेस तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि Br और H सेम साइड पर है, ठीक है। चलिए अब E1 रिएक्शन पर आ जाते हैं। अच्छा, E2 रिएक्शन में आपको और बता दूं, एक चीज और बता दूं कि E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ जब हम काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जब होता है तो E2 रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन कब होता है? जब बेस एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, तब जाके E2 रिएक्शन होता है, ठीक है। E1 रिएक्शन कब होता है, क्या केसेस होते हैं, वो होते हैं, चलो अब उसको देखते हैं। E2 समझ में आ गया तो अब E1 को समझने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, समझे। चलिए तो यार देखो बहुत सिंपल है, जैसे SN1 में होता है ना कि 2 स्टेप प्रोसेस होता है, यहां पे भी 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले लिविंग ग्रुप चल जाता है, टाटा बाय बाय, मैं चला मैं चली बोल बोल के निकल जाता है वहां से, कार्बन पे पॉजिटिव चल जाता है, पूरा मॉलिक्यूल दुखी हो जाता है। इस चक्कर में एक वीक न्यूक्लियोफाइल आता है, यहां पे हम कैसा मतलब वीक बेस बोल सकते हैं उसको, एक वीक बेस आता है और दया खा के बेचारे कार्बोकैटायन पे ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण कार्बोकैटायन भी बोलता है कि यार ले ले भाई, ले जा ले जा ले जा, वो वहां से एक H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है सेकेंड स्टेप में। तो आपका ये रिएक्शन कौन सा हो गया? यूनिमोलिकुलर। क्यों? क्योंकि जो RDS है इंटरमीडिएट, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट है, वो कौन है? कार्बोकैटायन। बेस तो कहीं पे पिक्चर में कहीं से कहीं पे आ ही नहीं रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया? यूनिमोलिकुलर। क्यों? क्योंकि जो रेट है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यूनिमोलिकुलर। चलिए बहुत ही बढ़िया। पहला स्टेप स्लो स्टेप इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अगला स्टेप जो है वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ये फास्ट स्टेप होता है क्योंकि कार्बोकैटायन की दुख को, व्यथाओं को दूर करना है। चलिए तो इसका मैकेनिज्म एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहां से ये गया, इसके ऊपर सोल्वोलिसिस हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे ये X नहीं है, यहाँ पे ये H है, गलती से बन गया है। एल्काइल हैलाइड का हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये चला गया, यहाँ पे कोई सा भी एक बेस आ सकता है, कोई सा भी हो सकता है, वो वीक बेस होता है जनरली E1 रिएक्शन करवाने के लिए। देखो अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो इसको जाने ही नहीं देगा। वही सेम कहानी SN1 वाली E1 में भी रिपीट होती है। आपको जो है वीक बेस चाहिए होता है ताकि वो वेट कर सके लीविंग ग्रुप के जाने का। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर वो आएगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बस। तो वापस पीछे जाते हैं, तो वो ये आएगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये है, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहां से Br निकलेगा, प्लस आएगा,
वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस हम इसको मान लेते हैं, अभी के केस में बेस बोलना ज्यादा बेटर है। CH3OH है तो इधर से आके कहीं से या तो इधर से H+ लेगा या इधर से H+ लेगा, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो बनेगी, क्योंकि बेस हमारा या न्यूक्लियोफाइल हमारा बल्कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, CH3OH आके इधर से इसको अटैक करके ऐसे लेके जाएगा और यहां पे ये बन जाएगा। बनने में तो यहां पे भी डबल बॉन्ड बन सकता था, पर वो उतना स्टेबल है ही नहीं और बेस हमारा बल्कि नहीं है, तो सेटजेफ प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो ही बनेगा, और इस केस में सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बल्कि बेस हुआ तो कौन बनेगा, जल्दी से बताओ। हॉफमान। कम बल्कि बेस हुआ, छोटू बेस हुआ, छोटू बेस ETO- भी छोटू बेस की कैटेगरी में ही आता है। CH3OH छोटू बेस की कैटेगरी में आता है, तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट को हम सेटजेफ बोलते हैं, तो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर बनेगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये तो रिएक्शन हम बहुत डिटेल में देख चुके थे, इसलिए जल्दी से कर लिया। अब EI पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, देखो E2 जो था वो एंटी एलिमिनेशन था। आपको अगर सिन एलिमिनेशन कराना है, सेम साइड से अटैक करवाना है, तो EI उसके लिए एकदम भेजा गया परफेक्ट रिएक्शन है। होता क्या है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है सबस्ट्रेट का। यहां पे किसी बाहर वाले को जरूरत ही नहीं होती है। पॉजिटिव साइड या फिर जहां से H एब्स्ट्रैक्ट होना है वो वाली साइड, और जो अटैक करके H को खाएगा वो वाली साइड, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सर बातें क्या कर रहे हो, दिखा दो ना, तो दिखा देते हैं। ऐसा भी क्या, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर सबसे फेमस एग्जांपल है। ये एक आपका एस्टर है, COO। एस्टर क्या होता है, RCOOR, तो ये COO वाला पार्ट दिख रहा है, ये R वाला पार्ट, और ये भी एक R वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे देखो ध्यान से, दिखेगा, दिख गया। चलो इसको हटाते हैं। अब यहां पे होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड वीक होने लग जाता है, ये बॉन्ड इधर से इसको अटैक करने लग जाता है, और ये H इसको अपने इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है। तो होता क्या है फाइनली, जब हम हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पर, कि ये बॉन्ड तो हो जाएगा ब्रेक, ये बॉन्ड हो जाएगा फॉर्म, ये बॉन्ड हो जाएगा क्या, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा फॉर्म। तो फाइनली क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड वीक होने लग गया, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, और ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, और कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन के ये EI रिएक्शन आगे जाता है। चलो बहुत बढ़िया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, जिसको मैं ब्लू से कर देता हूं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये अपना एल्कीन बन जाएगा। ऑक्सीजन नहीं आएगा, सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट एल्कीन बन जाएगा। चलो बहुत ही शानदार बात है। तो जब हम इसको करेंगे तो होगा क्या, आपको क्या करना होता है, आपको इधर से बॉन्ड ब्रेक करके और इधर डबल बॉन्ड बना देना होता है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो कुछ ऐसा दिखेगा, 500 डिग्री सेल्सियस पर EI हो जाएगा, और ये CH3COOH। ठीक है, तो यहां से ये जो H था, देखो इसको अपन ऐसे करते हैं, CH2 CH2, ये जो H है और इधर जो ऑक्सीजन है और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ो और इस बॉन्ड को जोड़ो। आया समझ में? ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, इस बॉन्ड को खचाक 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 तोड़ दो, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे दो। तो एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड जोड़ना है, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एल्कीन बना और एसिड बना। तो जब हम एस्टर को पायरोलिसिस कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूं, डायरेक्ट पूछी जाती है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली भी। तो जब हम पायरोलिसिस ऑफ एस्टर कराते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि हमको बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, तो एल्कीन और एसिड बनता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से अगर हम इसको करेंगे तो ये यहां से टूटेगा। ठीक है, यहां पे भी एल्कीन बन सकती है, यहां पे भी एल्कीन बन सकती है। आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। क्या होएगा, सोच के देखो, सोच के बताओ कैसे करोगे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला कि ये वाला? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें आपको 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। तो जब हम 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो हमको यह ध्यान रखना होता है कि यार ज्यादा भीड़ भड़क का ना हो, वरना स्टेरिक रिपल्शन लगने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले कार्बन के साथ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो ये CH3 बीच में आएगा और ये CH3 बीच में आएगा, दो बड़े बड़े ग्रुप बीच में आ जाएंगे।
तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी नहीं, और जब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं बन रही है तो प्रोडक्ट तो कैसे बनेगा? तो यहां पे EI के अंदर हमेशा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के थ्रू, मतलब जो हॉफमान प्रोडक्ट है वो बनेगा। आप तो तीसरी बात समझ लो, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के थ्रू यहां पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहां पे जो हमेशा रिएक्शन होगा वो अल्फा और बीटा 1 में होगा, मतलब जो ये अपना है ना कम हिंडर्ड, यहां से अगर मैं H खाऊंगा तो मेरे को ज्यादा हिंड्रेंस ही नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन को खाया जाता है। एक प्रोडक्ट बनेगा ये और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट ऊपर वाला अपना मेजर बनेगा, क्योंकि हमको यहां पे स्टेरिक रिपल्शन से हाय तौबा है। ठीक है, तो EI की खास बात क्या होती है कि EI में 2 खास बातें होती हैं। एक तो ये सिन एडिशन है, सेम साइड से हो रहा है, और दूसरा दिस इज बेसिकली लेस हिंडर्ड वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। स्टेबिलिटी से नहीं जाते, इसमें स्टेरिक फैक्टर से जाते हैं, स्टेरिक रिपल्शन से जाते हैं। लेस हिंडर्ड जो है वो मेजर बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये माइनर बनेगा। अब जो आखिरी बचा है यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। क्या बचा है? यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। ये जनरली उन रिएक्शंस के लिए होता है, उन प्रोडक्ट्स, वो मतलब प्रोडक्ट्स नहीं, उन सबस्ट्रेट के लिए होता है जिसमें जो लीविंग ग्रुप लगा है, जो छोड़ के जाने वाला है, वो बहुत नकटा है, बहुत ही सुपर बेकार लीविंग ग्रुप है। उस केस में E1CB होता है। बच्चों के मन में आता है ना, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब E1 हो रहा है, कब E2 हो रहा है, तो और कब E1CB हो रहा है? तो E1CB तब होगा जब लीविंग ग्रुप इज सुपर पुअर। क्या बोल रहा हूं मैं? लीविंग ग्रुप इज सुपर पुअर, सुपर से भी ऊपर पुअर, बहुत ही बेकार। अभी एग्जांपल बताते हैं। E1CB पहले H निकल जाता है और फिर X निकलता है, क्योंकि X एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो एक 2 स्टेप प्रोसेस है और यहां पे इंटरमीडिएट कार्ब एनायन है, इसलिए इसका नाम अलग है। जो E1 था वहां पे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट था, जो E1CB है वहां पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। सर ऐसा क्यों? अभी देखते हैं। E1CB के लिए सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, तभी तो हाइड्रोजन को खाया जाएगा। और दूसरा लीविंग ग्रुप काफी पुअर होना चाहिए। तो F और NR3+ बहुत नकटे, बहुत गंदे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो फ्लोरीन और NR3 के केस में ये रिएक्शन E1CB जो है वो होता है। तो इसके कुछ एक अपन एग्जांपल कर लेते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, इधर से हाइड्रोजन इसको धक्का मार रहा है कि भाई जा, कार्बन आवाज लगा रहा है लिविंग ग्रुप को कि तू जा। पर कई बार अतिथि तुम घर क्यों आए मूवी के जैसा हो जाता है। अतिथि इतना नकटा होता है, एक बार आ गया ना, जाने का नाम ही नहीं लेता है, फिर उसको डरा के धमका के दिमाग खराब करके भेजना पड़ता है। और यहां पे जो बेस है वो तो बोला यार मेरे को तो H चाहिए, कार्बन तो अपने मॉलिक्यूल की खुद संभाल लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई, मेरे को तो H दे, मेरे को तो स्टेबल होना है, एसिड बेस रिएक्शन कराना है, तुम्हारे अंदरूनी मामलों को तुम संभालो, हम क्यों देखें। तो कार्बन बोलता है ठीक है यार, तो मानेगा तो है ही नहीं, तो H+ लेके चला जा। जैसे ही H+ लेके जाता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आप कार्बन के ऊपर चार्ज दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कार्बन के ऊपर आप एक चार्ज दे रहे हो कार्बन को। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, अब कार्बन बोलता है कि भाई बस, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर ये नेगेटिव चार्ज सहन नहीं कर सकता। सही बता रहा हूं, अभी के अभी निकल जा तू लिविंग ग्रुप, या तू जो भी हो, तू X हो, Y हो, Z है, यहां से निकल, मेरे को न्यूट्रल होना है, वरना आता माजी सटकली। क्या हो जाएगा? आता माजी सटकली। समझ रहे हो? तो जैसे ही कार्बन आयन बना, अब इसकी पावर डबल हो चुकी है। अब सारे पुलिस वालों ने अपनी शर्ट खोल दी है और बाबा को जाके मारने के लिए तैयार हैं। ये बाबा है, अब तो इस पे अटैक होगा और ये बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे वो होते ना कहावत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लातों का भूत है। कार्बन जब तक बातें कर रहा था नहीं माना, जैसे नेगेटिव चार्ज आया, लात पड़नी शुरू हुई, निकल लेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस यहां पे बना, फिर उसके बाद इस X को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, और निकाल के बाहर करने के बाद डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। पहले स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल है बाय बेस जनरेटिंग अ कार्बन आयन, यही एक RDS की स्टेप है, कार्बोकैटायन का बनना। सेकंड स्टेप तो फास्ट स्टेप होती है, कार्बन आयन बनते ही वो फटाफट से X को बोलता है चल यहां से निकल, बहुत जल्दी लौट कर भी मत आना। ठीक है, तो जैसा अब ये रिएक्शन है, क्या होगा, बेस हाइड्रोजन को खाएगा, बहुत बढ़िया, कार्ब एनायन बनेगा, वो कार्ब एनायन फ्लोरीन को लात मार के यहां से बाहर निकाल देगा, तो अपना ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और एग्जांपल करते हैं,
अब वापस से सवाल यही है कि डबल बॉन्ड इधर बनेगा कि इधर। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है सर। तो किसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी? कार्बन आयन की देखनी पड़ेगी सर। कार्बन आयन यहां पे बनाऊं कि यहां पे बनाऊं? जीओसी वाले अपने जो कर्म है, सत्कर्म है, उनको खोल के देखो। आपको कार्बन आयन को स्टेबलाइज करना है, मतलब जितना कम प्लस आई लगेगा उतना बेटर। अगर ये माइनस यहां पे आ गया तो एक प्लस आई इधर से लगेगा, एक प्लस आई इधर से लगेगा, ये तो पगला हो जाना है। ठीक है, दो प्लस आई, डीएनपी रूल हम यहां पे इन्वोक कर रहे हैं। तो यहां पे नेगेटिव बनने की जगह यहां पे नेगेटिव बनेगा, सिर्फ एक ग्रुप का प्लस आई लगेगा। तो यहां पे भी वही बात हो गई, जो लीस्ट हिंडर्ड मतलब लीस्ट एल्काइलेटेड कार्बन होगा, इतनी भारी इंग्लिश का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन उसके साथ जुड़े होने चाहिए, ग्रुप्स, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप्स उसके साथ जुड़े होने चाहिए, वहां पे माइनस चार्ज बन जाएगा। तो इधर माइनस बनेगा तो मेरा डबल बॉन्ड बन जाएगा यहां पे। ठीक है, ये मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, वो कम स्टेबल था। चलिए, बहुत बढ़िया। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत फेमस रिएक्शन है टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और ये E1CB की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहां पे CH3CH2 N प्लस CH3CH3CH3, ठीक है ना, OH माइनस हीट जब हम इसको करेंगे तो वो यहां से एक H खा जाएगा। एक H खाने के बाद पुअर लिविंग ग्रुप, जो बीटा से H खाने के बाद इसको बाहर निकाल दिया जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलें आगे, इसके भी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करेंगे। अब ऑप्शन है यहां डबल बॉन्ड बना लूं, यहां बना लूं या यहां बना लूं, ये और ये तो एक ही बात है। आपको भी पता है कहां बनेगा, किस पे बनेगा भैया, सोच के देखो एक बार बताओ। नहीं, यहां तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, इसके आगे कार्बन नहीं है, इसको तो हटाओ। तो या तो मैं अल्फा 2 पे बना लूं या अल्फा 1 पे बना लूं, सोच के देखो कहां पे बनेगा, जरा बताना मेरे को। ठीक है, यहां पे तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, माइनस चार्ज जब बनेगा इस पे बनेगा माइनस चार्ज, तो यहां पे तो सिर्फ एक ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, वो कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। जब यहां पे माइनस चार्ज बनेगा तो यहां पे किसका माइनस प्लस आई लग रहा है, इथाइल का। मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है कि इथाइल का? सर, इथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है। इथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है तो कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल रहेगा? जो मिथाइल पे रहेगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, कम प्लस आई चाहिए है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है और दिमाग नहीं लगाना है। तो एक तो डबल बॉन्ड ये वाला बनेगा जो कि मेजर होगा, सो दिस विल बी मेजर। ठीक है, एंड दिस विल बी माइनर, क्योंकि हमको नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से देखना है। आई बात समझ में? E1, E2, EI और E1CB हमारा रिवाइज हो गया है। क्लियर? ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में फैलाना है, आग बना देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। और वो छोटा सा बेल आइकन होता है ना, जो टिंग, उसको भी दबा देना। ठीक है, तो चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्दी हम दोनों। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो प्रचंड।